नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लासेस आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है और 12:30 बजे मेरे द्वारा आपको जीके और जीएस का एनालाइजेशन कराया जाता है, जीके और जीएस को सॉल्व कराया जाता है। और आपको यहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 48, यानी इससे पहले आपके 47 हो चुके होंगे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने ये क्लासेस देख ली तो मुझे लगता है कि आपका जीके बहुत इंप्रूव होने वाला है। आप जीके में बहुत अच्छा अंक लाने वाले हैं, बहुत अच्छे अंक के साथ में आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे अगर आप इन क्लासेस को देख लेंगे तो। बाकी आपको पता है क्लास 12:30 बजे होती है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे कई सारे क्लासेस दिखेंगी। तो आप जानेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग की भी क्लासेस दी जाती हैं। आपको यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस सुबह 7 बजे मिल जाती है। इसके बाद में जो सुबह 11:30 बजे का जो टाइम है और 11:30 बजे यादविंद सर के द्वारा मैथ्स की क्लास ली जाती हैं और 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीके और जीएस के लिए जुड़ सकते हैं। और फिर आप 9 बजे रात के टाइम पर हिंदी की क्लासेस के लिए राज बहादुर सर से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से इन सीरीज में पूरी तरीके से क्वालिफाई कराने के लिए आपकी ये सीरीज चल रही हैं और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। अभी आपके लिए चाणक्य की सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में एक बैच है जहां पर आप कंसेप्ट और थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ में। और वो कितने रुपए का भाई? 99 रुपए का है। तो अगर आप 99 रुपए में हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से डाउनलोड करिएगा बाई एससी ऐप और वहां पर जाकर आप यूपीएसआई 2025 का चाणक्य 2.0 बैच ले सकते हैं मात्र 99 रुपए में। और इस 99 रुपए में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और यहाँ आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ यहाँ आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप अगर पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को खरीद सकते हैं मात्र 99 रुपए में, बिल्कुल बाई एससी एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए आगे आप बता दूं कि ये आपको बाई एससी एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे। तो आप प्ले स्टोर से जाके बाई एससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको ये दिखाई देगा जहां पे हमारा पेज, जहां पर आपको रजिस्टर और लॉगिन करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, जिसके बाद में आपको पूरी तरीके से सारे बैचेस दिख जाएंगे और आप हमारे उन बैचेस में जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, वो बैचेस आप खरीद सकते हैं। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अब मैं बता दूं कि जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं उन साथियों को भाई सबसे पहले तो भाई गुड आफ्टरनून। दूसरा, आपको सबसे पहले शेयर करना है और शेयर करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, कॉपी पेन लेके बैठना है, सारे आंसर दिखने हैं, सारे आंसर आपको यहाँ पे कमेंट भी करने हैं और लास्ट में आपको फीडबैक भी देना है। तो जल्दी करें, ऐसी चीजें करते रहेंगे और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। आपको जरूर बताना है कि आपने क्या क्लास का क्या रहा है, कैसी क्लास रही है, आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करिएगा और अपने साथियों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हैप्पी नवरात्रि, हाँ ये बात सही है, सभी को हैप्पी नवरात्रि। और जी हाँ, बिल्कुल फास्ट है मेरा, इसी वजह से तिलक वगैरह पूजा वूजा करके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के दूसरे चरण की विशेषता क्या है। सबसे पहले क्या है, जनसांख्यिकी मॉडल क्या है, ये किसने दिया, कब दिया था, क्यों दिया था, रीजन पता होने चाहिए। तो आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन 1950 से लेकर 1980 के बीच में बहुत तेजी से बढ़ी थी। तब यहां पे जनसांख्यिकी मॉडल के आधार पे हमने क्या बताया था कि भविष्य की जनसंख्या का वर्णन किया जा सकता है। इसके आधार पर क्या किया जाएगा, भविष्य की जनसंख्या का वर्णन किया जाएगा। और इसे देने वाले कौन थे, तो उनका नाम लिख लेना, उनका नाम था वारेन थॉमसन। क्या नाम था उनका, वॉरेन थॉमसन के द्वारा जनसांख्यिकी मॉडल दिया गया था। कब दिया गया था, तो सर बताएंगे 1929 में दिया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या को बताना है, कैसे बढ़ेगी, क्या डेथ रेट है, क्या बर्थ रेट है, और किस प्रकार से यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है, कि यहाँ पे या तो तेजी से बढ़ने वाली है या ग्रोथ जो है वो जीरो रहने वाली, सारा कुछ इसके अंदर बताया गया था। आंसर दिया है जी ने, आंसर सी, और चित्रांशी का आंसर सी है। चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए इसकी स्टेजेस होती हैं जो आपको यहां पे दिख रही होंगी, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेज सेकंड के बारे में बताना है। तो मैं वहां पे बताऊंगा अगर स्टेज फर्स्ट है, और इस स्टेज फर्स्ट का मतलब क्या है कि जो बर्थ रेट है ना, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका बर्थ रेट क्या है, हाई है, यानी हाई है, बहुत ज्यादा बच्चे वहां पे पैदा हो रहे हैं। दूसरा क्या है, डेथ रेट का बात की जाएगा कि वहां पे मरने वालों की संख्या कितनी है, तो वो भी अगर हाई हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तब पॉपुलेशन कैसी होगी भाई, वो स्टेबल पॉपुलेशन होगी, स्थिर पॉपुलेशन होगी, क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से डेथ रेट भी ज्यादा है। ये हमारी क्या है, स्टेज फर्स्ट कहलाती है। हमसे क्या पूछा गया है, स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड में क्या होगा, बर्थ रेट यानी बच्चों के पैदा होने की रेट कितनी हो जाएगी, ये हाई रहेगी। अब मैंने क्या कर दिया, डेथ रेट को कर देता हूं मैं लो, यानी अब बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मरने वालों की संख्या क्या है, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोजन हो जाएगी, रैपिड रूप से बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से आपका जो स्टेज सेकंड है वो क्या कहलाता है, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ, ये किस तरीके से सी है ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसी प्रकार से सही है। बेटर मेडिकल फैसिलिटी दी गई होंगी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, और यहां पे लो का मतलब है पहले से स्तर कम हो गया होगा, और इसी वजह से यहां पे मरने वालों की संख्या कम हो जाती है और जहां पे पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और यही हुआ था हमारा 1950 के टाइम पे। तो 1950 के टाइम पे हमारे यहाँ पे डेथ रेट लो हो जाती है, और 1980 तक हमारी संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके बाद हम स्टेबल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं ये कहूं कि क्या कोई गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कोई व्यक्ति उस पर मुकदमा कर सकता है, क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ किए गए मुकदमों से संबंधित है, यानी हम कोई भी व्यक्ति मुकदमा कर सकता है अपनी सरकार पर, गवर्नमेंट के खिलाफ हम केस कर सकते हैं उसी तरह से जैसे किसी इंडिविजुअल पर किया जा सकता है। यानी सरकार भी कानून के दायरे में है, सरकार पर केस करना मुमकिन है। और इसके लिए हमारे पास में आर्टिकल कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या आर्टिकल हो जाएगा। थैंक यू चित्रांशी। इसी के साथ में ए बताया है चित्रांशी ने, प्रिंस बता रहे हैं जय माता दी, भाई भाई जय माता दी प्रिंस। इसी के साथ में सभी को जय माता दी। आंसर दिया है ए, जी के अनुसार आंसर ए है। चलिए चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट पर केस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे किसी भी व्यक्ति पर किया जाता है। यानी सरकार भी कानून के दायरे में आती है और सरकार पर केस करना मुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से उसके लिए हमारे पास जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 300, यानी आर्टिकल नंबर 300। यानी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर सकते हैं। क्या सर हम स्टेट गवर्नमेंट पर भी मुकदमा कर सकते हैं? तब आपका आंसर होगा जी। अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकते हैं तो स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं। तो उसके लिए आर्टिकल 300 ही लागू होगा, यानी दोनों पर केस करने के लिए आर्टिकल नंबर 300। लेकिन आपने एक आर्टिकल सुना होगा सर, आर्टिकल नंबर 300 ए। यहां पे 300 ए क्या कहता है, यह बताता है संपत्ति का अधिकार, जो कि कभी आपका क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन अब आपका ये क्या है, कानूनन अधिकार है। और कानूनन अधिकार किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 300 ए में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 300 क्या है, केस करने की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 300 ए क्या है, संपत्ति के अधिकार की बात करता है। आया समझ? बिल्कुल ए आंसर है इसका, जिसने दिया है बिल्कुल सही दिया है। भाई जी अपना तुम नाम बता दो बस, क्योंकि बार बार जी कहना समझ में नहीं आ रहा, नाम बताओ तो पता चल जाता है। बिल्कुल हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 3 पे। यहां पे आप देख पा रहे होगे, मान लीजिए आपने कोई फोन लिया, और फोन लेने का यानी फोन लेने से पहले क्या है, वो इंपोर्ट होगा, कोई ना कोई उसे इंपोर्ट करके लाता होगा। अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो क्या उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो कौन देगा?
इंपोर्ट करने वाला देगा या खरीदने वाला देगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। यानी कोई अगर हम यहां पे बर्डन है, यानी आपका कोई टैक्स लग रहा है और वो बर्डन किस पे जाता है, वो किसी ना किसी कंज्यूमर पे जाएगा, किसी ना किसी ग्राहक पे जाएगा जिसने उसे खरीदा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यानी बर्डन जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि सर जिसने इंपोर्ट किया था ना, टैक्स तो उस पर भी लगता है, जिसने इंपोर्ट किया था टैक्स तो उसको भी देना है। उसको क्या देना पड़ेगा, उसको देनी पड़ेगी सर कस्टम ड्यूटी। और जैसे ही वो कस्टम ड्यूटी दे देगा, और ये कस्टम ड्यूटी उसे क्या करना है, वो निकालेगा किससे, ग्राहक से। यानी फाइनल बर्डन किस पे आएगा, फाइनल बर्डन आएगा ग्राहक पे, कंज्यूमर पे, जिसने उसको क्या किया है, खरीदा है। यानी टैक्स इंपोर्टर दे रहा है, लेकिन बाद में चुका कौन रहा है, कंज्यूमर चुका रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट लग रहा है कि इनडायरेक्ट लग रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट तो इंपोर्टर पे लगा होगा, लेकिन हम पे किस क्या लग रहा है, हम पे तो इंपोर्टर, हम तो क्या हैं, कंज्यूमर हैं। तो आपका कस्टम ड्यूटी जो कि कंज्यूमर से निकाली जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पे हम कह सकते हैं ये जो पार्ट दिए हैं ये इनडायरेक्ट के दिए हैं। कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, बैट हो गया। और ये हो जाएंगे डायरेक्ट, जिसका मतलब है कि उसी पर लगेंगे जिसके पास में बात की जा रही है। यानी बर्डन क्या है, खुद टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और बर्डन शिफ्ट हो गया तो वो जीएसटी है। जीएसटी, आप कुछ खरीदने जाते हो आपको जीएसटी देनी पड़ती है, और वो जीएसटी कौन दे रहा होगा, वो दूसरा दे रहा होगा, लेकिन आपको पे करनी पड़ रही है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनमें से कौन सा हो जाएगा फिर, तो आप यहां पे क्या बताएंगे, सर इनमें से ना कस्टम ड्यूटी है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है। इसी वजह से हम पर प्राइस जोड़कर लगाया जाता है, जो कि एक प्रकार से बर्डन कंज्यूमर पर लगता है, और बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, राधे राधे निशांत माथुर। सीमा शुल्क बताया है, हाँ जी बिल्कुल। नवरात्रि भाई, हैप्पी नवरात्रि। अभी मिश्रा, चलो सही हो गया, बहुत अच्छी बात है, सही तो करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपने देखा होगा हिंदी को प्रमोट किया जाता है। अब हिंदी को प्रमोट करने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी का यानी कौन होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसका कोई ना कोई तो चेयरमैन होगा। क्या वो पीएम होगा, या स्पीकर होगा, या फिर कोई मिनिस्टर होगा, इसके बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। यानी परिपाटी के आधार पर समय समय पर संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है। हिंदी को प्रमोट करने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। क्या कहेंगे आप, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। अब ये जो बनाई गई है ये किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी। यानी जो कमेटी की हम बात कर रहे हैं ये किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी। तो एक्ट कौन सा है, तो वो ही है आपका एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत ये कमेटी बनाई गई थी। और वो एक्ट कब बनाया गया था सर, 1963 में। क्या बताएंगे, 1963 में उसको बना दिया। इसके थ्रू क्या कर दिया, कमेटी भी बना दी। लेकिन इस कमेटी का चेयरमैन भी तो बनाना पड़ेगा। तब आप यहां पे क्या कहेंगे, सर इसके चेयरमैन जो होते हैं ना, चेयरमैन बनाने की जो प्रोग्रेस है वो किस पे जाती है, वो जाती है यूनियन होम मिनिस्टर पर, यानी गृह मंत्री पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गृह मंत्री इसका आंसर हो जाएगा कि जितनी भी आपकी हिंदी हो गई या फिर राजभाषा नीति की प्रोग्रेस हो गई, इसकी रिपोर्ट देने का काम कौन करता है, गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाली कौन, पार्लियामेंट्री कमेटी, या फिर यूनियन होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में काम करने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जिसके आपके अध्यक्ष है आपके गृह मंत्री। आर्टिकल नंबर 344 है, आर्टिकल नंबर 351 है जो यहाँ पे राजभाषा की बात करता है। संसदीय राजभाषा समिति की गठित की जाती है 1976 में। ठीक है, आंसर आया, मेरा गलत हो गया है, हाँ जी बिल्कुल गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, आपको सही पता चल चुका है। और इसी प्रकार से आपको सही आंसर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे
अपने आप को इंप्रूव करने आए हैं। और इसी प्रकार से आपके अगर आंसर गलत हो रहे हैं तो आप यहाँ पे सही आंसर भी देख रहे हैं, और आपको जब सही आंसर मिल जाते हैं तब आपको लगता है कि मैंने कुछ सीख लिया है, क्योंकि मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। तो आपकी जिज्ञासा को कम करना आपका हमारा काम है, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं और आपको सही आंसर दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार से आप इंप्रूव करते रहेंगे, तो आपके एग्जाम भी क्वालिफाई होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से जानना है कि ये है क्या, इसने पूछा क्या है, और यहाँ पर ये क्यों इसका यही आंसर है और दूसरा क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें जाननी है तो यादवीन स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपने देखा होगा कि समुद्र है, बिल्कुल है, और समुद्र में ऑक्सीजन आती है, उसका बड़ा हिस्सा किससे आता है? क्या वो ट्रीज से आता है, या फिर टाइनी प्लांट से आता है, क्या, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है? तब आपका आंसर क्या होगा कि सर ट्रीज भी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो आपके जीवाणु होते हैं वो भी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, मेरा गलत फिर भी रहूंगा। 395 भाई। चलिए बेटा, यहां पे डायटम की बात की जा रही है, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि डायटम जो है वो इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा, सूक्ष्म जीव की बात करूंगा, तो उसमें कौन आता है? वायरस आता है, बिल्कुल आता है। अगर मैं इसकी सेल की बात कर दूं तो ये नॉन सेलुलर होगा या फिर सेल होंगी? तो हम कहेंगे सर इसके अंदर ना सेल ही नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? इसके अंदर सेल नहीं पाई जाती। तो ये करता क्या है, यानी इसकी स्पेशलिटी क्या है? भाई ये बीमार करता है। ये क्या करता है? ये रोगों का रोग बढ़ाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सर ये तो रोग बढ़ाता है, इसकी वजह से हमें डिसीज हो जाती है वायरस की वजह से। अगर मैं आपको कहूं कि सर एक चीज और होती है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, क्या इसके पास सेल होती है? बिल्कुल होती है। अगर है तो कैसी आती है? तो कहेंगे सर प्रोकैरियोट होती है। और प्रोकैरियोट क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर का एक पार्ट है, यानी एक कोश की जीव हैं, और एक कोश की जीव में प्रोकैरियोट है। ये करता क्या है? तो आप कहेंगे सर बहुत सारे जो है ना उनकी वजह से रोग भी हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, या फिर हम कहेंगे सर नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आता है। हमारे पेड़ों को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, मिट्टी को, तो आपका पेड़ के पास में मिट्टी में नाइट्रोजन आएगी कैसे? तो उसके लिए बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। चलिए, और भी कुछ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम कहेंगे सर एक होता है कवक, जिसे हम कहते हैं फंगस। फंगस के पास में सेल होती है, हाँ जी बिल्कुल, यूकैरियोट। अब ये यूकैरियोट क्या है सर? ये एक कोशिकी का पार्ट है, यूनिसेलुलर का पार्ट है, यानी वो एक कोश की जीव जिनके पास में पूरी तरह से डेवलप कोशिका पाई जा रही है। और ये किस में काम आते हैं? डिकम्पोज करने में। आपने देखा होगा फफूंदी लग जाती है किसी भी चीज में तो वो डिकम्पोजिशन में काम करते हैं, अपघटन में काम करते हैं। लास्ट आपका क्या है? एल्गी। और ये एल्गी कैसी होती हैं? वो भी आप क्या कहेंगे सर? यूकैरियोट होती हैं। और ये यूकैरियोट का मतलब क्या है? पूरी तरह से डेवलप होती हैं। और इनके पास कितनी कोशिका पाई जाती हैं सर? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिका पाई जाती है। ये क्या करती है भाई? ये एल्गी जो है ना फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, और इसमें से एक एल्गी है जो कि क्या है? एक डाई एटम है। क्या नाम है उसका? जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। तो डाई एटम क्या है? डाई एटम एक एल्गी है, ये एल्गी का पार्ट है। डाई एटम यहां पे क्या कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। यहां पर सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। एकमात्र प्राणी, एकमात्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिलिका से बनी सेल वॉल पाई जाती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है ये, और ये आपका क्या कहलाता है? डाई एटम कहलाता है। और इसीलिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितनों का यहां पे ऑप्शन नंबर बी है? सी बताया था अभी मिश्रा ने, अंजलि जी जुड़ चुकी हैं, और इसके अलावा कौन किसको किसको अब बहुत दिनों बाद देख रहा है। मैंने आंसर पूछा था बेटा, ए आंसर नहीं है, आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी है। डाई एटम एक आपकी एल्गी है, डाई एटम एक सवाल है, और यहां पर ये यूकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सेल वॉल इसकी किससे होती है? सिलिका से बनी होती है। सर एल्गी हमें समझ में नहीं आया। आपने देखा होगा पानी में काई जमी होती है, पानी में काई तो देखी होगी, तो काई भी एक क्या है? एक एल्गी है। पूरा पूरा ग्रीन 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 पार्ट आपको दिखाई देता होगा, ये ग्रीन एल्गी कहलाती है। और ये आपका क्या है? हरित शैवाल है, जो आपका फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और पूरी तरीके से आपके क्या क्या जमेगा? पूरे तालाब पे आपको जमता हुआ दिखाई देता है।
मैं ही हूं अंजलि मिश्रा। अभी मिश्रा ही अंजलि हैं। अच्छा, गंगाधरी शक्तिमान है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आप क्वेश्चन को पढ़िए, बाकी का मैं आपको बताता हूं कि क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया है, किसी एक देश की को सस्ता इंपोर्ट ड्यूटी दे दे, यानी टैक्स जो है ना वो कम कर दे, तो क्या बाकी देशों को वही फायदा मिलेगा? मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अगर मिल गया किसी एक को और बाकी को नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे? सर बाकी कंट्री को ना डिसएडवांटेज होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें सभी को समान लेके चलना पड़ेगा। और सभी के लिए हमने एक यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सभी मेंबर को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, यानी अगर आप एक देश के लिए कम कर रहे हो तो दूसरे देश के लिए कम करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माल और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान व्यवहार करने के लिए सदस्य देशों का आह्वान करता है? सभी को समान समझना है। किसी एक के साथ में आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हो तो दूसरे के साथ में भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। सभी देशों को समान व्यवहार करना पड़ेगा। सभी देशों के सामने समान व्यापारिक व्यवहार करना पड़ेगा। कंसेशन किसी एक देश को नहीं, सभी देश को देना होगा। और ये आपका एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसे आप क्या कहते हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशनल कहते हैं, सबसे पसंदीदा राष्ट्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे क्या कहा जाता है? MFN कहा जाता है, जो कि आपका एक सिद्धांत है जो किसने बनाया? WTO ने बनाया। और WTO कब बनाया गया था? 1995 में बनाया गया था। और WTO का हेड क्वार्टर कहां पे है? तो कहेंगे सर जिनेवा में है। कहां पे है? जिनेवा में। आया समझ कि नहीं आया? बिल्कुल बताइए। चित्रांशी चौहान का बी, रोहित तिवारी नहीं बता रहे, अंजलि का सी है। गुरुजी आज आप खाना नहीं खाओगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे भाई, आज व्रत है तो क्यों खाएंगे? गलत हो गया भाई, गलत ही तो सुधारना है। यहाँ पे चीजों को सीखने ही तो आए हम लोग। यानी किसी कंट्री को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, सभी कंट्री के साथ में एक साथ व्यवहार का, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। वही आपका MFN है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है। ये किसका पार्ट है? WTO का पार्ट है। और WTO क्या करता है? सभी देश मेरे लिए समान है, इसीलिए ये क्या करता है? मेंबर बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 7 पे आते हैं। आपको पता है आपके पास, आप मोबाइल चला रहे हो, सभी चला रहे होगे, यूट्यूब ओपन कर रखा है, क्लासेस देख रहे हो मेरी। अगर मोबाइल में, आपकी मोबाइल में कोई अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, हो ही जाती है, तो आपका डेटा धीरे धीरे ना गायब हो जाता है। आपने कहा था कल यार मैंने एक चीज डाली थी, आज नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसी अननोन एप्लीकेशन आपके अंदर है जो आपके डेटा को गायब कर रही है। अब इस स्थिति में कल्प्रिट कौन होगा? यानी कौन, किसको हम दोष देंगे? क्या हम राउटर को देंगे जिससे हमें नेट मिल रहा है? क्या हम एंटीवायरस को देंगे जो वायरस को खत्म करने को काम कर रहा है? या फिर हम किसी और को यहाँ पे दोष देंगे कि इसकी वजह से ये हो रहा है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने और के उपयोगकर्ताओं को किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे से विकसित किया जाता है। यानी आपके डेटा को चोरी कर लेता है, आपके डेटा को डैमेज कर देता है, आपके डिवाइस को स्लो कर देता है और आपके डेटा को गायब ही कर देता है। और वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है इन चारों में से? तो आंसर क्या होगा? मेरा सही था, डी उल्टा बन गया। हाँ, वहां पे भी जाके डी उल्टा ही बना देना। आंसर बताया है जी का राउटर है। चित्रांशी चौहान ने आंसर बताया ए, अनुप्रिया का बी और अंजलि मिश्रा का ए आंसर है। तो जो लोग यहाँ पे A, C, D के साथ हैं वो गलत हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर। ये क्या है? ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कितने पार्ट से बना होता है? 2 पार्ट से। मेल का फुल फॉर्म देखी जाएगी तो हम कहेंगे सर मैलिशियस होता है, और जो वेयर जो यूज किया गया है उसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है? मेलवेयर कहलाता है। और ये मेलवेयर ही है जो डैमेज करता है आपके मोबाइल को, जो डैमेज करने के अलावा आपके मोबाइल के डेटा को चोरी कर लेता है, आपकी डिवाइस को स्लो करने में काम आता है। इसी वजह से जो वायरस होता है, बॉम्ब्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर है, वो सब इसी के पार्ट हैं जो केवल सामने वाले यूजर को परेशान करने के लिए और उसके डेटा को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जिसने राउटर दिया था वो तो यार नेटवर्क को कनेक्ट करता है। हम लोग किससे कनेक्ट है? राउटर से कनेक्ट होते हैं, वाईफाई चलाते हैं। तो
एंटीवायरस की बात करेंगे तो ये खुद इस मेलवेयर को खत्म करने में काम करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को देने में काम करता है, उसे रिमूव करता है, और फायर वॉल भी आपके ऐसे एक्सेस देने पर हेल्प करता है, यानी ये हेल्पिंग है। और इसी वजह से इंडिया ने 2025 में क्या किया था, एक रिपोर्ट दी थी, इंडियाज फर्स्ट थ्रेट रिपोर्ट, यानी एक रिपोर्ट आई थी जो कि आपकी हाल ही में दी गई है अप्रैल में, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इंडिया फर्स्ट थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से यहाँ पे चोरी की जा सकती है, सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट हमें यहाँ पे परेशान करता है, कौन सा यूजर को परेशान करता है, वायरस है या बॉम्ब्स है या फिर ट्रोजन हॉर्स है या फिर वो रैंसम बेयर है, कौन से मेलवेयर से हम परेशान रहते हैं, कौन सी लिंक जो हमें क्लिक करने के बाद में क्या करती है, हमारे डेटा को, हमारे पैसे को चोरी करने में हेल्प करती है। वो सारी रिपोर्ट जो इसके अंदर दी गई थी। सर सब लोग गया, अब रोएंगे, गलती हुआ भाई, गलत है, गलत है तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 8। भाई आप देखते हैं वहां गर्मी आती हैं तो जिनके अंदर पानी की कमी होती है, या फिर कह सकते हैं जिन ऐसे फल हमें दिखते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। गर्मियों का टाइम है, तरबूज दिखेगा, गर्मियों का टाइम है तो खरबूज आएगा, ककड़ी आएगी, खीरा आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ऐसे पार्ट है जो हमारे अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए काम आते हैं। लेकिन इनके उगाने का टाइम क्या है, ये कब होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सदस्य है, कौन सा टाइम है जिस टाइम पे ये उपयोग किए जाते हैं या इनके उगाया जाता है। तरबूज और खरबूजा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मौसम उपयुक्त है, यानी इनमें से कौन सा मौसम उपयुक्त है। मौसम तो नहीं दिया, यहाँ पे फसल के नाम ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक फसल है जिसका नाम है खरीफ की फसल, ठीक है, हम सभी जानते हैं खरीफ की फसल, ये जून में तो बोई जाती है और ये अक्टूबर में क्या की जाती है, इसकी कटाई हो जाती है। यानी जून से लेके अक्टूबर तक आप देखते होंगे कि हमारा जो सीजन होता है ना, वो तो मानसूनी सीजन है। आपके टाइम पे अभी प्रेजेंट का टाइम कौन सा चल रहा है, बारिश का चल रहा है, तो बारिश का सीजन है, और बारिश का सीजन है तो ऐसी फसल कर लो जो पानी ज्यादा चाहती है। तो कपास की खेती कर लेते हैं, चावल की खेती कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी जो आपकी मुख्य फसल जिसे रबी की फसल कहते हैं, क्या किया जाएगा, अक्टूबर में हमने इसे को कटाई कर ली तो आप अक्टूबर में से बो दो। फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होगा, यहां पे हम खेती करेंगे, तो ये आपका कौन सा टाइम कहलाता है, इसे तो आप सीजन कहते हो, विंटर सीजन, यानी सर्दियों का टाइम है। और सर्दियों के टाइम में हमारे पास में कौन सी खेती की जाती है ज्यादातर, जिसको वहां पे कम टेम्परेचर की जरूरत हो। तो आप कहेंगे सर गेहूं की खेती कर लेते हैं हम, चलो सरसों की भी खेती कर लेते हैं। फिर आती है आपकी तीसरी फसल जिसे कहते हैं जायद। अब बचा टाइम कौन सा, ये मार्च है और ये जून है, तो दोनों के बीच का टाइम है, तो इसका मतलब है कि मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम है वो जायद का टाइम है। ये आपका गर्मियों की फसल कहलाती हैं, समर सीजन के फसल कहलाती हैं। और इस टाइम पे ही क्या किया जाते हैं, तरबूज की खेती। आप देखते हैं खरबूज आता है, हमारे अंदर पानी की कमी है तो आप इन चीजों को खाइएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनों का आंसर है, बिल्कुल सर, चित्रांशी का बी। इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं है भाई। रोहित तिवारी का, अभी मिश्रा का आंसर, अच्छा ऊपर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। तो बेटा आंसर भी दो, मैंने बोला था कि आंसर जरूर दिया करो। गलत होगा, मैं यहाँ पे सही करा ही रहा हूं, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आप देखते हैं कि हर किसी के लिए एक आयोग बनाए जाते हैं, कमीशन बनाया जाता है। तो ऐसे ही आपके पास में बैकवर्ड क्लास होता है। अब बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, कमीशन बनाना पड़ेगा। और वो कमीशन कौन सा बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका NCVC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्या आंसर होगा इसका, 1993 रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। 9 ऑप्शन का ए आंसर, बी आंसर है, नुब्रिया का, सलीम का आंसर बी है, चित्रांशी का आंसर बी है। तो जो लोग यहाँ पे बी के साथ हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे आंसर जो होने वाला है 1993। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर 1953 का टाइम था, 1953 के टाइम में हमने क्या बनाया, हमने पहला यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया।
अब आपके दिमाग में आएगा सर, जब हमने 1953 में यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया तो फिर 1993 में क्या किया, क्यों करना पड़ा? तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट है ना, ये अस्थाई आयोग था। अब हमें परमानेंट की जरूरत थी, हमें वैधानिक आयोग की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, 1993 में क्या कर दिया, एक एक्ट पास कर दिया और इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इस आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ओबीसी के लिए सरकार को सिफारिशें देना, तो 1993 में हमने इसके क्या कर दिया, वैधानिक आयोग बना दिया। लेकिन फिर इसे संविधान के रूप में मान्यता देनी पड़ी और उसके लिए हमने क्या किया, 102वां संशोधन किया। और 102वां संशोधन किया कब, 2018 में। यानी ओबीसी को संवैधानिक मान्यता कब दी गई है? तो आप कहेंगे सर इस आयोग को संवैधानिक मान्यता कब दी गई, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 2018 को। तो यहां पर आपके तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना, इसका गठन हुआ आपका आर्टिकल नंबर 340 के तहत। ये एक प्रकार का अस्थायी आयोग था। 1993 में क्या किया गया, वैधानिक आयोग बनाया गया और ये अनुच्छेद 338 बी के तहत बनाया गया था। ओबीसी के लिए सरकार सिफारिशें प्रदान करेगी। तीसरा जो है वो 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें हमने एनसीबीसी को क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिया। तो आप संवैधानिक दर्जा की बात करें, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें या फिर इसको वैधानिक दर्जा देने की बात करें, तो तीनों में आपके अलग अलग आंसर होंगे। तो यहां पर डरना मना है, बिल्कुल सही बात है, हर गलती से सीखा जाता है। ये लोग कंफ्यूज कर दिया, ए ही दे रहा था भाई, कंफ्यूज दूसरे पे क्यों जाना, हमारा आंसर हमारा है, दूसरा क्या दे रहा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई वो कहते हैं ना मेरा पति मेरा देवता है, तो अपने आंसर ही हमारा सब कुछ है। दूसरे पे जाएंगे तो दूसरा वाला क्या कहेगा, दूसरा वाला आपको हो सकता है गलत बता दे, हो सकता है आपको टहला दे कि बेटा यही लगा दे, और उसने खुद लगाया हो ए। तो दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल अपने पर फोकस करना है। हमारा गोल है, हमें जीतना है, हमें क्वालिफाई करना है, हमें यहाँ पे वर्दी पानी है। तो वही पाने के लिए सब बैठे हैं। एक तरीका होता है दूसरे से आगे बढ़ना अपने टैलेंट के जरिए, लेकिन दूसरा तरीका होता है दूसरे की टांग खींचना और खुद आगे निकल जाना। तो यहाँ पे यही समझ लीजिएगा, मेरा तो पति ही नहीं है लेकिन तुम्हारा तो मिल ही जाएगा ना कभी। वो जो बेचारा पढ़ रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको पता है संविधान किसके कहने पर संविधान सभा ने बनाया था? फिर आपके दिमाग में आएगा क्या ब्रिटिश की परमिशन की जरूरत थी या फिर इंडिया की इच्छा से बना है? यानी संविधान जो बना है ये ब्रिटिश की परमिशन से बना या फिर किसी इंडियन की इच्छा से बना है? तब आपका आंसर क्या होगा? आपके इन चारों में से आंसर से पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं इंडियन की वजह से बना होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते थे कि संविधान की जो सुपरविजन है वो हम ही हैं, हम ही बना पाएंगे, ये लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहां पे आते हैं हम लोग इंडियन, यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कहती है कि इंडिया के लिए संविधान इंडियन ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए बनाया जा रहा है और हमारे लिए हम लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जरूरत क्या है। इसीलिए संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, और 1946 में गठन के बाद में 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, कैबिनेट मिशन के तहत होता है, और स्वतंत्र भारत का संविधान बाहर के दखल के बिना बनेगा, ये बात पूछी जाती है। यही पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। यानी किसी की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, कोई आउटर हमारा संविधान नहीं बनाएगा, हम खुद बनाएंगे, हम ही अपने तरीके से जानेंगे। हमें देखना है हमारे देश के लोगों की, नागरिकों की जरूरतें क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना संविधान खुद बना लेंगे। और ये बात कही थी किसने? जवाहरलाल नेहरू रे। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, चित्रांशी चौहान, अनुप्रिया का आंसर सी है। और रोहित तिवारी कह रहा है पति नहीं तो ढूंढा। भाई यहाँ पे किसी को किसी का कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढना है तो अपनी जॉब को ढूंढो कि कहाँ हमें जॉब मिलेगी, ढूंढना है तो अपने किस्मत को ढूंढो कि हमारी कौन सी किस्मत है जो हमें आगे लेके जाएगी, हमारा कौन सा नसीब है जो हमें लेके जाएगा, उस पर ध्यान दो, किसी और पर ध्यान ना देके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकालो। तो आपका जो मुंह इतना ज्यादा खुल रहा है ना, अगर मैं ये कह दूं कि आपका मुंह बंद हो जाए तो, यानी कौन सा रोग है
जिसमें मुंह ही खुलना बंद हो जाता है, जो आपका इतना देर से चल रहा है ना, उसे अब मैं बंद करता हूं। कैसे? ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में रोगों में से किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है, यानी लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। अब ये लॉक जॉ क्या करेगा? मुंह को खुलना बंद कर देता है, इसमें मुंह खुलना बंद रह जाता है। अब यहां पे यही पूछा जा रहा है। सर मेरा आंसर मिला था, वो ढूंढ चुका हूं सर। यस सर। चित्रांशी का आंसर सी, रोहित तिवारी का डी, अनुप्रिया का डी और प्रिंस का बी, अभी मिश्रा ने बताया है डी। तो डी और बी और में कंफ्यूजन चल रहा है, और डी और बी में जो कंफ्यूजन चल रहा है उस कंफ्यूजन को मैं खत्म कर देता हूं। जो आपने गोनेरिया बताया है बेटा, ये गोनेरिया में मुंह नहीं खुलता, ये किसने कहा? ये अपने आप में ना एसटीडी है। अब आप कहेंगे सर एसटीडी क्या है? भाई ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी जब सेक्स होगा उस टाइम पे कोई बीमारी अगर हो सकती है तो वो गोनेरिया बीमारी हो सकती है। यहां पे मुंह कहां से आ गया? दूसरा आपने जो बताया सी, तो इस सिफिलिस की भी बात करेंगे तो ये बेटा ये अपने आप में खुद एसटीडी है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी सेक्स के टाइम पे ही ये क्या हो सकती हैं? ट्रांसमिट हो सकती हैं। उस टाइम पे होने वाली बीमारी सिफिलिस और गोनेरिया कहलाती है। बी कहता है कोलेरा, यानी हैजा की हम बात करते हैं तो बेटा ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये आंतों का संक्रमण है। यहां भी क्या होगा? यहां भी हमारे मुंह की बात नहीं आ रही। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचता है, यानी टिटनेस। यही है ये टिटनेस, जो किससे होता है? जो आपका एक बैक्टीरिया से होता है। और आप जानेंगे कौन सा बैक्टीरिया है, तो आपका क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, यानी क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम का बैक्टीरिया, जिससे आपको टिटनेस की बीमारी हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका शरीर पूरा अकड़ जाता है इसके अंदर। तो आप इसको व्यक्ति को देख पा रहे होगे, ये क्या है? पूरी तरीके से अकड़ा हुआ है, तो इसके अंदर अकड़न आ जाती है। दूसरा आपके ना जो आपका मुंह है ये भी खुलना बंद हो जाता है, इसलिए कहते हैं ये क्या करता है? लॉक जॉ की बीमारी है, जॉ मसल्स को लॉक कर देता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो यहां पे आंसर क्या है? इसलिए ऑप्शन ए ही होगा। सर वो सी ही हो सकता था मगर डेंड अब डिलीट हो गए बेटा, सबके आंसर डिलीट हो गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम आपने देख लिए होंगे। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे धनु स्तंभ कहा जाता है, इसे लॉक जॉ कहा जाता है, इसे टिटनेस कहा जाता है। अगर आपको कुत्ता भी काट लेता है तब भी टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगता है। रेबीज तो को लगेगा ही लगेगा, लेकिन टिटनेस का जरूर लगेगा। अगर आपको किसी भी लोहे की चीज से चोट लग जाती है तो उस जगह भी आपको टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी का दांत लग जाता है तब भी आपको टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यह भी याद रखना कि यह किस किस से फैल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? अगर सरकार किसी भी चीज पे टैक्स लगा दे, मैंने कहा कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, इस ऑक्सीजन पे ही टैक्स लगा दे, तो क्या वो वैलिड होगा? बताइए, क्या वो वैलिड होगा? तो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पे मनमाने तरीके से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मैं जो बात बता रहा हूं उसका मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज पे टैक्स नहीं लगा सकते हैं, आपका मनमाना तरीका नहीं अपनाया जाएगा। तो यही पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या संग्रहित नहीं किया जा सकता। यानी आपको पार्लियामेंट के तहत काम करना पड़ेगा। आप पार्लियामेंट के तहत ही वहां से क्या कर सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं। आप मनमाने तरीके से किसी भी चीज पर टैक्स नहीं लगा सकते, यानी नो टैक्स विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। लॉ के कारण ही आप किसी ना किसी लॉ के कारण, किसी ना किसी कानून की वजह से ही आप यहां पे टैक्स लगा सकते हैं। और उसका हमारे पास आर्टिकल है, वो कौन सा है? ए आंसर बताया अनुप्रिया ने, सलीम का आंसर ए है, चित्रांशी का आंसर ए, हर्ष वर्मा कह रहे हैं हंस लो, ठीक है। आज मैं दुखी हूं, किस बात से दुखी हो भाई? आज तो खुशी होने का दिन है, वैसे भी हमारा त्योहार है एक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां सही हो जाएगा, 265। तो कहते हैं ना, तो 265 जो है ये ऐसा है जहां पर आप कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी के, बिना कानून के नहीं लगा सकते, मनमाने ढंग से नहीं लगा सकते। आपको पार्लियामेंट का पालन करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के तहत ही आप टैक्स लगा सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 265, टुडे आई एम सैड। हाँ वो मुझे हिंदी में ही समझ में आ गया था, इंग्लिश में आप दोबारा बोल रहे हो। गया 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 बेटा, गया नहीं, आ गया होगा।
गया का मतलब है कि जब आपने आंसर दिया, आ गया का मतलब है कि जब मैंने आपको बताया कि ये सही है, तो आ ही गया है ना, इंप्रूव हो तो गया, इंप्रूवमेंट ही तो करना है। गलत हो रहा है, अगर सही हो जाते सारे तो फिर क्लास की जरूरत ही नहीं होती। क्लास की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियों को सुधारने के लिए आपके सामने ये क्लास लेके आए हैं। यही क्लास आपको यहाँ पे आगे लेके जाएगी, यही क्लास आपको क्वालिफाई में हेल्प करेगी, यही क्लास आपके जीके को इंप्रूव करेगी। तो जरूर रोजाना ये क्लास देखिएगा, 12:30 बजे से आपकी ये क्लास रहती है। हर रात के बाद एक सुबह आती है, और दुख है तो सुख भी आएगा, लेकिन आप दुखी नहीं मान सकते हो। बहुत सही है भाई। हर रात है भाई, ये आज दुख है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको खुशी मिल जाए। तो हर चीज पे अंदर से रोने का मन कर रहा है, किस बात से रोने का मन कर रहा है? भाई कोई चीज ऐसी होती है जो चीज हमें परेशान कर रही होती है, लेकिन वो चीजें पता तो होनी चाहिए कि हाँ ये चीज परेशान कर रही है। सॉल्यूशन तभी पता चलेगा जब मेरे पास में क्वेश्चंस होंगे। जब क्वेश्चंस ही नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को जानो। डॉक्टर भी आपसे पूछता है बेटा क्या परेशानी है, वो डायरेक्ट आप आए और तुरंत दवाई ना लिख देता। वो क्या करेगा, पहले आपसे पूछेगा, फिर आपको देखकर ऑब्जर्व भी करेगा, तब दवाई लिखता है। ठीक है, तो आंसर पहले आप कुछ चीजों को बताओ। प्रेसिडेंट किसी बिल को पॉकेट में डालकर भूल जाए। अगर मैं ये कहूं प्रेसिडेंट ना एक बिल लिया, पॉकेट में डाल लिया, भूल गया, तो क्या होगा? क्या उसे रिजेक्ट माना जाएगा? या वो हो सकता है कि प्रेसिडेंट नहीं चाहता कि ये बिल अभी आए, तो फिर क्या किया जाएगा? यानी ऐसी पावर क्या प्रेसिडेंट के पास है कि हम उसे बिल दे रहे हैं और वो बिल को एक्ट बनने में रोकने में का काम कर रहे हैं, या फिर उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसे वापस भेज रहे हैं? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, और प्रेसिडेंट के पास पावर है तो उस पावर का नाम क्या है? तो यही आपका नाम दिखा रहा है कि वीटो पावर। क्या प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है? हाँ, इंडियन प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर मिलती है। कितने वीटो पावर हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में? तो कहेंगे सर 3 पार्ट हैं, यानी 3 पावर हैं, 3 वीटो पावर इनको मिलती हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी एब्सोल्यूट वीटो। ये क्या है? ये बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित निषेधाधिकारों में आधिकारिक तौर पर कौन सा नहीं दिया गया है। हमें बताना है कौन सा नहीं दिया गया है, और मैंने क्या बताया? 3 होते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो, यानी बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट। राष्ट्रपति चाहता ही नहीं है ये बिल आए, वो साइन ही नहीं करेगा, मना कर देगा, भाई वापस ले जाओ, मुझे ये साइन नहीं करना। तो ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। फिर आता है आपका और दूसरा सस्पेंसिव वीटो। ये सस्पेंसिव वीटो क्या है? इन्होंने बिल वापस भेज दिया और पार्लियामेंट क्या करती है? उसे दोबारा पास कर दे, तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट को मानना होगा। लेकिन बिल वापस भेजने का तो वीटो पावर है इनके पास में, तो इसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा है, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। यानी जो मैंने पॉकेट की बात करी थी, इसका मतलब है कि बिल पर अनिश्चित काल तक कोई एक्शन ना लेना, यानी भूल जाना। तो ये क्या है? यानी वो चाहते ही नहीं है कि ये बिल अभी आए, ये एक्ट बने, तो उसे कहेंगे पॉकेट वीटो। और जो नहीं है वो आपका कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वालिफाइड वीटो। ये आपका यूएसए में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। यानी बिल तभी पास होगा जब उसे विशेष अधिकार के साथ में पास किया जाए, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाए, तो वो आपका क्वालिफाइड वीटो कहलाता है। ये यूएस में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है? ये वीटो पावर के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर ना 111 है। 111 क्या है? 3 बीटो पावर, एक बीटो पावर एब्सोल्यूट, एक बीटो पावर सस्पेंसिव, एक बीटो पावर पॉकेट। ठीक है, तो ये 3 बीटो पावर राष्ट्रपति के पास में है। हाँ जी, पहले खुद समझ लो फिर बता देना, कोई बात नहीं है, मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्यूटीफुल योर आई, देन ऑल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स विद ब्यूटीफुल। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अब बताइए भाई, आपने एक बात सुनी होगी कि हमने ना पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं। सर हमने ना देखा है सॉलिड होता है, हमने देखा है ना सर लिक्विड होता है, गैस भी होती है। ये तो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे 5वीं पूछ रहे हो, हमें चौथी नहीं पता, हमें 5वीं पूछ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो भाई 5 होती हैं, जिनमें आपने एक पढ़ी है जिसका नाम है सॉलिड, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, तीनों को आप जानते ही हैं।
चौथा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और ये प्लाज्मा स्टेट क्या है, जिसमें गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाती है, एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। जैसे कि आप देखते होगे सन के अंदर है एनर्जी कैसी है, हाई है, स्टार के अंदर कैसी एनर्जी है, हाई है। तो ये क्या है, ये प्लाज्मा स्टेट है। लेकिन पांचवी कौन सी है, तो पांचवी आप बताइएगा कौन सी है। आय हाय हर्ष भाई, सर शर्मा गए भाई, किस बात से मैं शर्मा जाऊं, मेरा खुद नाम शर्मा है, मेरा लास्ट में खुद शर्मा लगा है, तो भाई मुझे क्यों शर्माना। आंसर दिया अभिषेक का आंसर है बी, चित्रांशी सी, रोहित तिवारी का आंसर डी है। यानी बी सी डी तीनों आंसर रह गए, ए बचा है भैया, ए और बता दो। तो यहाँ पे लाई देखो, लिक्विड तो होता ही अपने आप में, सुपर सॉलिड की बात करें तो ठोस ही तो सुपर सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, सुपर सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन तीसरा जो है ना वो है अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर, ये तो हाई एनर्जी का टेम्परेचर, गैस का आयोनाइजेशन हो जाना, यानी बहुत ज्यादा हाई। तो ऐसा भी तो हो सकता है बहुत ज्यादा ठंडा। यही है आपका कौन सा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनन। ये किसने दिया था, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक पांचवी अवस्था बताई गई थी जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो तक आपका जो टेम्परेचर होता है उसे अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर कहते हैं, जहां पे एटम्स की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और वे एक ही सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं, वही आपका बीईसी कहलाता है, आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है, अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर कहलाता है। आया समझ कि नहीं आया। सी आंसर होगा बिल्कुल, जी का आंसर, प्रिंस का आंसर, रोहित तिवारी प्लाज्मा चौथी कंडीशन है। दिव्यांशी लेट हो गए, दिव्यांशी तुम्हारा मैसेज सबसे पहले है, तुम्हारा कमेंट सबसे पहले है, लेकिन क्लास में तुम सबसे लेट हो। भाई सभी को यहाँ पे नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं, जो भी नए जुड़े हैं उनको शुभकामनाएं, और इसी तरीके से आप पढ़ते भी रहें, और आप कहते हैं ना माता रानी आपके लिए एक जॉब भी प्रोवाइड करे, आपको एक जॉब मिले, आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करें, और खासकर अगर यूपीएसआई भरा है तो यूपीएसआई को भी क्वालिफाई जरूर करें। आपके शरीर पर दो वर्दी हो, या दो वर्दी नहीं, दो, मेरे मुंह से बार बार दो वर्दी निकलती है, यानी दोनों वर्दी, 2 स्टार वाली वर्दी हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यानी कोई सिटीजन है ना, वो सोचता है सरकार ने ना किसी नियम और कानून को गलत इस्तेमाल कर लिया है, यानी कोई नियम या कानून है वो गलत है, तो क्या वो कंप्लेंट कर सकता है। तो उसके लिए कंप्लेंट कहां करनी पड़ेगी अगर कर सकता है तो आपका आंसर होगा ना सर, हम लोग ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और अगर उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं तो क्या कोई नॉर्मल पर्सन याचिका डाल सकता है, तो आंसर होगा हाँ, कोई नॉर्मल पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है। और वो याचिका क्या कहलाती है, उसे कहते हैं PIL। और ये PIL क्या है, इसे कहा जाता है जनहित याचिका। और जनहित याचिका की अगर बात करोगे ना, तो ये जनहित याचिका को इंग्लिश में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यहां पर ये जनहित याचिका की अगर बात की जाए तो जनता के हित में, यानी आपसे कहा जाए सोशल इंजस्टिस हो गया सर, बिल्कुल आप याचिका डालो। सर एनवायरमेंट में जो आपकी जो प्रदूषण चल रहा है ना, पॉल्यूशन चल रहा है, उस वो इश्यू चल रहे हैं, कहाँ याचिका डाल दो। सर ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, याचिका डाल सकते हो, ये जनहित याचिका कहलाती हैं। और ये कब आया था, जनहित याचिका को 1980 में अलाउ किया गया था। यानी आप 1980 के बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका डाल सकते हैं। और यहां पर ये जो है आर्टिकल नंबर 32 है, अनुच्छेद नंबर 32 है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट का हनन होने पर आप कहां जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप यहां पे PIL दायर कर सकते हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकते हैं, आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। तो ठीक है, इंडिया ने अडॉप्ट कब किया, 1980 में। और अलाउड किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही अलाउड किया था इसको। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइक करना भूल गए। बिल्कुल भाई, लाइक करना नहीं भूलना है, क्लास लेना नहीं भूलते तो लाइक करना क्यों भूल जाते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, सभी को मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक है अभिषेक भाई, चलो सबने आंसर दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। अब आओ भाई, आपको पता है हमारे देश पे कई लोगों ने ना शासन अपनाया है या शासन किया है, ठीक है। तो लेकिन ये शासन की शुरुआत वैसे तो मुगल काल भी उसमें ही आता है, लेकिन अगर आप कहें कि इसके अलावा
ये पुर्तगाली गवर्नर बनना स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा कि भाई ब्रिटिश भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, लेकिन पहली बार कब आया था? तब आपका आंसर होगा सर ना पहली बार कोई यूरोपियन आया था। और पहला यूरोपियन ही कौन था? तो पहला यूरोपियन ही पुर्तगाली था। और ये पुर्तगाली में भी कौन था? तो आप कहेंगे सर वास्को डिगामा आया था। लेकिन वास्को डिगामा कब आया था? सर 1498 में आया था। क्या ये पुर्तगालियों का क्या था? गवर्नर बन गया था? क्या ये वायसराय बना था? तो आंसर होगा नहीं। 1498 में ये आया था, इसने रास्ते की खोज की थी। फिर आता है आपका 1500 का टाइम, और ये 1500 ईस्वी में कालीकट पर इनको समझ में आया कि हमें व्यापार करना है तो यहाँ पे अपना गोडाउन बनाना पड़ेगा। तो कालीकट में क्या बना दिया इन्होंने? कारखाना बना दिया। ठीक है, बना दिया। फिर क्या हुआ? फिर आता है 1505 का टाइम, और इन्हें समझ में आ जाता है कि भारत पे ना अपना हम शासन कर सकते हैं अगर चाहें तो एक गवर्नर बनते हैं जिनका नाम था अल्फांसो। कौन बनते हैं? अल्फांसो डी, सॉरी पहले बनते हैं वायसराय जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आप यहां पे क्या बताएंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि अल्मोड़ा के द्वारा क्या बनाई गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हिस्ट्री में। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? अल्मोड़ा ने बनाई थी। और यहां पे पहला कारखाना 1500 में बना था, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। लेकिन फिर आते हैं अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्बुकर्क। ये हैं आपके अल्बुकर्क 1510 में। और 1510 में क्या कर लेते हैं? बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पे क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। और गोवा पर कब्जा कर लेते हैं, करने के बाद यहाँ पे फोर्ट्स, यहाँ पे चर्च, यहाँ पे ट्रेड के पोर्ट बना लेते हैं। और इनकी स्ट्रेटजी यहीं से बनती है, इनका ये ट्रेड हब बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो? 7 बजे की रात कब होगी? 7 बजे रात होगी भैया। 7 बजे की रात क्या होती है? अल्मोड़ा अल्मोड़ा अल्मोड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है सर? भाई समुद्र पर अधिकार जमाना, समुद्र पर एकाधिकार होना। समुद्र पर हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हो, समुद्र पर व्यापार को बढ़ाया जाए, समुद्र के रास्ते से व्यापार किया जाए। और यहाँ पे यही की तो लड़ाई चल रही थी कि भारत में आ गए हैं, स्पाइस को लेके जाना है, आप मसाले का व्यापार कर रहे हैं, और समुद्र में हम पहले आए हैं, तो हम चाहते हैं कि व्यापार हमारे तरीके से हो। ये बात थी ब्लू वाटर पॉलिसी। मम्मी का कॉल आ गया है। हाँ, सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था। 1901 आपके पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन ना ये 1961 में गए हैं, अंग्रेजों के बाद गए हैं। तो सबसे बाद में कौन निकल के गया? तो सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन भी पुर्तगाली हैं, और सबसे पहले आने वाले भी यूरोपियन पुर्तगाली ही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हॉब हाउस की बात चल रही है। अब बात करते हैं इंडिया में गवर्नेंस होती है, बिल्कुल होती है। ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए या फिर लोकल लेवल पर होनी चाहिए? तो इसका डिसीजन लेने के लिए क्या किया गया था? एक कमीशन बनाया गया। यानी इंडिया में गवर्नेंस चलानी है तो सेंट्रलाइज्ड चलाएं या हम लोकल लेवल पर भी चला दें। जैसे आप पंचायती राज को देखते हैं, इसी प्रकार से लोकल लेवल पर भी हम क्या करें? चला सकें। तो ये डिसीजन लेने के लिए हॉब हाउस कमीशन बनाया गया था। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है, हॉब हाउस की अध्यक्षता के तहत विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कि हम लोकल लेवल पर भी गवर्नेंस चाहते हैं, हम लोकल लेवल पर भी गवर्नेंस की रिकमेंडेशन चाहते हैं, हम वहां से भी डिसीजन चाहते हैं। तो ये क्या करना पड़ेगा? हमें वहां के लिए भी क्या करना पड़ेगा? एक गवर्नेंस के लिए एक अधिकारी बनाना पड़ेगा। तो लोकल पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, लोकल के लोग इनकरेज होंगे, इसी की वजह से पंचायत बनती हैं, इसी की वजह से नगर निगम बनते हैं, इसी की वजह से नगर पालिकाएं बनती हैं। और यहां पर वो कब बनाया गया था? तो आप यहां पे क्या बताएंगे? सर ये जो बना था वो 1907 में बना था। कब बना था? 1907 में बना था। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन को चेयर किसने किया था? हॉब हाउस ने। ये आपका पूरा नाम है, लियोनार्ड हॉब हाउस के द्वारा इसको चेयर किया गया था। और इसी के सुधार लेके आए थे 1919 में, जिसे कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया गया था? एनकरेज करने की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
ए सबका आंसर आ चुका है। सबसे पहले आया था, सबसे बाद में गया था, ए आंसर हो गया। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 18। सब जानते होंगे आज माता का दिन है, तो कभी कृष्ण का भी दिन आता है और अगस्त में निकल के गया है। कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो इनमें से कहीं जाना पड़ेगा। कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको प्रेम मंदिर जाना है। कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको यहाँ पे जन्मस्थली जाना होगा। अगर कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको गोवर्धन की परिक्रमा लगानी होगी। आपको कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको बरसाना जाना होगा। आपको कृष्ण की भक्ति करनी है तो एक मंदिर जिसे बांके बिहारी मंदिर कहते हैं, तो वहां भी आप जा सकते हैं जहां पर आपको ये मंदिर मिलने वाला है। तो वही पूछा जा रहा है, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से बताइए किस जिले में स्थित है। तो आंसर आ चुका है। सबके आंसर सही जाएंगे, मुझे लगता है ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है बी। इसे मैं भी सही बता देता हूं, ऑप्शन नंबर है बी। लेकिन अगर मैं कहूं मथुरा में कहां पर है, तब आप कहेंगे सर ये जो है ना वो वृंदावन में है। कहां पे है? वृंदावन में है। तो मथुरा के वृंदावन में स्थित है बांके बिहारी का मंदिर, जहां पे उनकी चाइल्ड फॉर्म के बारे में दिखाया गया है। यानी उनका जो फोटो दिखाई देता है वो चाइल्ड फॉर्म का फोटो है। और ये आपका ये बहुत फेमस मंदिर है। लेकिन यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, यहाँ पे रास्ते को चौड़ा करने की बात चल रही है, क्योंकि आए दिन कभी कभी यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से घुटन से, जिसकी वजह से दबने से लोगों की यहाँ पे बहुत हालत खराब हो जाती है, घायल हो जाते हैं। तो ये मंदिर कभी कभी ऐसी भी स्थिति में आ जाता है। बाकी बनारस की बात करें तो सभी जानते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस। अगर प्रयागराज की बात करें तो आप सभी जानते हैं आपका त्रिवेणी कहां पर है, संगम कहां पे है? प्रयागराज में। कुंभ का मेला प्रयागराज में। आगरा ताजमहल के लिए फेमस है। आप यहां पे लाल किले की बात करते हैं, लेकिन मनकामेश्वर मंदिर की अगर बात करेंगे तो वो आपको कहां मिलने वाला है? आगरा में मिलने वाला है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर मथुरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। बोला क्या जा रहा है इसमें, मान लीजिए पार्लियामेंट ने ना कोई कानून बना लिया। अब पार्लियामेंट ने तो कानून बना लिया, मैंने कहा कि भाई हमारे कुछ एरियाज में ना ट्राइबल एरिया भी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी रहते हैं, एसटी के लोग भी रहते हैं। क्या ये कानून उनके लिए लागू करना ठीक होगा? अगर ठीक नहीं है तो इस चीज को डिसाइड कौन करेगा? जब पार्लियामेंट ने बना लिया है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ट्राइबल एरिया में ये हमें लागू करना ठीक नहीं है, ट्राइबल एरियाज में ये लागू नहीं होगा? तो इसे निर्देश कौन देगा? निर्देश दे सकने वाला आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? यही आपका आंसर क्वेश्चन है कि निर्देश देने का अधिकार है किसे? किसे निर्देश देने का अधिकार है? कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, यानी एसटी पर लागू नहीं होता है, या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। यानी आप चाहते हैं कि लागू करना, तो आपको यहां पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तभी लागू कर पाओगे, वरना संसद का एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। करोगे तो मॉडिफिकेशन करोगे। और ये निर्देश देना पड़ता है, किसे निर्देश देंगे भाई? तो आपको निर्देश देना पड़ेगा उस स्टेट में, जिस स्टेट में आपके ट्राइबल्स रहते हैं, तो कहां देना पड़ेगा? राज्यपाल बताया है, जी का आंसर, चित्रांशी का आंसर सी, और प्रिंस का आंसर ए है, संदीप ठाकुर सी बता रहे हैं। सर वॉइस बहुत कम है, कब ठीक कराओगे? भाई वॉइस तो ठीक आ रही है, मेरे फोन में बहुत अच्छी वॉइस चल रही है, कैसे कह सकते हो वॉइस कम है? भाई किसी को लग रहा है कि मेरी वॉइस कम आ रही है? ऐसा किसी और को भी लग रहा है, ये भी बता सकते हो आप। तो मैं यहां पे बताऊं कि ऐसा किसे निर्देश दिया जाएगा, तो आपसे कहूं ना, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो भाई सर सीएम होते हैं। लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी प्रमुख की बात करेंगे तो सर राज्यपाल होता है। आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? राज्यपाल ही होगा। तो राज्यपाल को निर्देश दिया जाएगा, पार्लियामेंट राज्यपाल को निर्देश देगी कि संसद का जो एक्ट है वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो एक्ट में क्या संशोधन किया जाए, तो ये राज्यपाल को निर्देश दिया जाता है, क्योंकि राज्य का वो कार्यकारी प्रमुख कौन? राज्यपाल होता है। आप कहेंगे ये आर्टिकल है हमारे पास, बिल्कुल है, संविधान में लिखा हुआ भैया, मैं थोड़ी बता रहा हूं, संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 244 है। और ये कौन सा शेड्यूल है? तो आप कहेंगे पांचवी अनुसूची है। तो अनुसूची नंबर भी आपको पता चल गया, आर्टिकल, यहां पर आपको निर्देश भी पता चल गए किसको दिए जाएंगे।
आया समझ? दूसरी क्लास देख के आती हूँ। भाई सबको लग रहा है नहीं आ रही है, तो मैं तो मानूंगा कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरे में सही आ रही है। ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भाई यहाँ साइन दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल दिखाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे कई सारे साइन दिखाए जा रहे हैं, और अगर कई सारे साइन दिखाए जा रहे हैं तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब है कि हम जब यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ साइन दिखते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही एक है, मतलब रुकना, सभी जानते हो रुकना। स्टॉप का बोर्ड अगर आपको दिख जाए तो वो बोर्ड का प्रतीक चिन्ह कैसे आकार का होता? भाई आकार पूछ लिया इसने, इसने कुछ नहीं पूछा कि स्टॉप का चिन्ह कैसा होता, नहीं आकार पूछा है कि उसका आकार कैसा होता है। क्या वो वर्गाकार होता है, क्या वो ऑक्टागोनल होता है, क्या वो ट्राइंगल होता है, या फिर सर्कुलर होता है? स्टॉप वाला देखा है ना, स्टॉप कैसे होते हो आप, जल्दी से बताइएगा। पी वाई क्यू है क्या सर ये? बेटा ये आपके पी वाई क्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये अपने आप में पी वाई क्यू भी है, इनके इनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, और इनमें प्रैक्टिस सेट के लिए भी क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से कंबाइंड चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चित्रांशी चौहान कहन विकास और ओली मैया, ये कैसा क्वेश्चन? नहीं बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, आंसर तो देना पड़ेगा। जी का आंसर है त्रिभुज और चित्रांशी का आंसर है सी। बाकी का और बताइए। तो मैं बता दूं बेटा, एक चीज याद रखना, हमारे पास में ना कई सारे चिन्ह होते हैं। अगर आपको दिख जाए क्या कि आपको दिख गया ना सर ये ना गोलाकार है, अगर आपको यहां पे दिखना है ना एक गोलाकार चिन्ह है, तो गोलाकार चिन्ह क्या कहेगा? ये बताएगा क्या कि ये कहेगा अनिवार्य, यानी आपको जो यात्रा करनी है ना इसको मान के चलना पड़ेगा, तो इन्हें कहा जाता है अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनिवार्य चिन्ह कहा जाता है। अगर इसमें ट्राइंग आपने बताया ट्राइंगल, तो क्या कहेंगे? मैंने कहा सर ट्राइंगल है, तो आपने बता दिया, तो ट्राइंगल का क्या होगा? जहां भी आपको ट्राइंगल दिखेंगे वहां पे क्या दी जाएगी? आपको चेतावनी दी जाएगी। तो आपको ट्राइंगल में क्या दिया जाता है? चेतावनी दी जाती है। जहां पे आपको क्या कहा जाएगा? भैया रुको, ठीक है, गिव वे, रास्ता दो, ऐसी चीजें आपको, तो ये सब क्या है? ये आपके चेतावनी वाले पॉइंट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये चीज कहां पे है, इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। इंफॉर्मेशन के यहाँ पे अस्पताल है तो आपको स्क्वायर में दिखेगा, आपको फैसिलिटी बतानी है तो स्क्वायर में दिखेगा। लेकिन इन सब में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन है? स्टॉप। स्टॉप आपको इस प्रकार का नहीं दिखेगा। स्टॉप दिखेगा कैसा? स्टॉप होगा आपका इस प्रकार से, ऐसे। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, इस टाइप का दिखेगा, यूं। ठीक है, और बीच में लिखा होगा स्टॉप। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑक्टागोनल शेप। इसे क्या कहेंगे भैया? अष्टकोणीय आकार कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसमें जो बी बता रहे हैं वो सही है, बी इज राइट आंसर। गलती से मिस्टेक हो चुका है, नेक्स्ट आ चुका है, आंसर आ चुका है, सबके आंसर आ चुके हैं, और बहुत ही सही आंसर है। मेरा सही हुआ, बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है। और याद रखना एक और चीज है, चलो इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दूं। मैंने ये बनाया, ये बनाने के बाद अगर मैं ये कहूँ ना, ये भाई ना रेड कलर का होता है, कह दूं कैसा होता है इसका बैकग्राउंड? इसका बैकग्राउंड रेड कलर का होता है, और इस पे ना व्हाइट कलर से लिखा होता है क्या? स्टॉप। अब तो थोड़ा सा दिमाग चला होगा कि व्हाइट कलर से स्टॉप लिखा होता है, बैकग्राउंड रेड होता है, ऑक्टागोनल शेप होती है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए ये क्या है? ये अलग से पूछ लिया गया है। ठीक है, स्टॉप का बोर्ड अगर दिखेगा, इसका आकार पता चल गया। अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है अनिवार्य चिन्ह कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देखें पार्किंग वाला क्या कहता है? आपको यहां पार्क करना पड़ेगा, तो क्या है? अनिवार्यता है यहां पे पार्क करने की। ठीक है, आपको यहां पे बहुत सारे चिन्ह दिख रहे होंगे, इसके अलावा आप यहां पे ट्रायंगल वाला नहीं दिख रहा, इसमें ट्रायंगल वाला नहीं है, चलो होता तो मैं बताता। चलिए, अब तो सर से कल ही मिलेंगे। मिस से कल? किस बात के लिए भैया मिलना है, कहाँ मिलना है, ऐसे क्या है? अच्छा कल ही मिलेंगे का मतलब 12:30 बजे? अच्छा 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 मैं सोचा भैया यहाँ आसपास कहीं।
तो मैं बता दूं, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी। 20 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराता हूं, अच्छे से एनालाइज कराता हूं, जिससे कि चीजें आपके समझ में आए। इजी वे में चलता हूं, जिससे और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। दूसरा भाई, फीडबैक भी दे दिया करो। आप यहाँ पे जो आपकी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद कमेंट ऑफ बॉक्स आपके लिए खुला होता है। आपका डाउट है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, वहां जाके दे सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। भाई ये किसके लिए बातें चल रही है? किसको अपना माना जा रहा है यहाँ पे? किसको अपना माना जा रहा है? बाकी का मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दूं कि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दी जाती हैं। 7 बजे रीजनिंग, 11:30 बजे मैथ्स, 12:30 बजे मेरे द्वारा जीके जीएस, और शाम को 9 बजे आप हिंदी क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको बैच लेना है, आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं और सस्ते में पढ़ने हैं और अच्छा कंटेंट पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से जानना है, स्ट्रेटजी समझनी है और यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है। और वो कहाँ मिलने वाला है? बाई एससी ऐप पर। कितने में मिलने वाला है? 99 में। तो 99 रुपए में आपको एक यूपीएसआई 2025 के लिए चाणक्य की 2.0 बैच मिल रहा है। तो अभी खरीद लीजिए, अभी फोन उठाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए बाई एससी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्लस लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद आप इस बैच को अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बैच अभी आपको 99 मिल रहा है। कल फिर इसकी कीमत बढ़ जाएगी, 599 में हो जाएगा। यानी आपका ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो भाई अभी फोन उठाइए, आप अभी खरीदेगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बाय। जैसे जाना है आप जा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। अब हम कल मिलने वाले हैं 12:30 बजे पे। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। कहाँ से मिलेगा ये बता दिया, बाय ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर 12:30 बजे। रोजाना आपके 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करता हूं, और मुझे लगता है आपको पसंद भी आता होगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और दोस्तों को इनवाइट भी करिएगा जो वास्तव में एक अच्छी तैयारी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक ऐसी जगह पे जाया जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाया जाए जहां पूरी तरीके से इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। तो आप यहां सकते हैं यादविन स्मार्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, आप जा सकते हैं यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आपको इसी तरीके से और अच्छे से समझना है तो आप बाई एससी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।